नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक सवाल था, एक मन में टॉपिक था जिसको लेके मैं सोच रहा था कि उस पे एक वीडियो बनाया जाए, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी। एग्रीकल्चर बिल, कृषि बिल के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर ये कृषि बिल, एग्रीकल्चर बिल जो है, इसमें ऐसी क्या बात है, कौन सा बिल है जो सरकार ने पास किया है जिसको लेकर इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो उसको लेकर मेरे मन में था कि उस बिल के बारे में डिटेल से, सामान्य रूप में सभी के लिए जो समझ में आ जाए, उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने हर एक वो बात समझाने की कोशिश की है सामान्य रूप में। चलिए हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, तब आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल समझ में आएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम एग्रीकल्चर बिल को समझते हैं। सबसे पहले, ये जो एग्रीकल्चर बिल है, ये 3 तरह के बिल के रूप में, अलग अलग रूप में बने हैं, जो पास हुए हैं। पहला जो बिल है, फर्स्ट बिल का नाम जो रखा है द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। ये अमेंडमेंट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो बिल है, इसके नाम से फर्स्ट बिल है। दूसरा है जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। उसके बाद है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। ये 3 तरह के बिल जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया है, ये बिल ही 3 तरह के अलग अलग बिल के रूप में पास किए गए हैं। सबसे पहले हम समझने के लिए तीसरे बिल को समझेंगे, फिर सेकंड को और फिर फर्स्ट को। मैं पीछे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं पहले बिल को। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल में कृषक उपज के बारे में और उनके व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात हुई है। व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ है उनका संवर्धन और सरलीकरण के बारे में इसमें बात है। इसमें हम लोग समझेंगे इसका सामान्य अर्थ क्या है, इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या है, इस जो बिल है, जो अधिनियम है, इसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या इसकी कुछ कमियां हैं, और हम हमारे हिसाब से जो उपयुक्त समाधान है इस बिल को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले इस बिल का जो सामान्य अर्थ है, जो कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कृषक उपज, जो फार्मर्स के खेत में जो भी उपज होती है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल सब्जी जो भी हो, उसके बारे में उन सब का व्यापार और वाणिज्य करना, और उन व्यापार और वाणिज्य की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाना, उनका संवर्धन करना, और बढ़ाने के साथ साथ में उन चीज़ों को सरलीकरण करना, जिससे कि फार्मर्स अपने उपज को ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसको सेल कर सके और प्रॉफिटेबल एक अपना बिजनेस कर सके। उन चीज़ों को बढ़ाना और उनको सरलीकरण करना। सबसे फर्स्ट बिल जो एग्रीकल्चर बिल में सामान्य अर्थ के रूप में जो में समझ में आ रहा है, वो मुख्य रूप से ये है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस बिल में क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहले जो बात हुई है वो हुई है ट्रेड एरिया की। पहले क्या था कि जो फार्मर्स का जो भी उपज थी, उसको केवल एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी
जो होती थी, जिसको हम लोग मंडी बोलते हैं, जो एक स्पेशल एरिया में होती थी, वहीं पर वो अपने माल को बेच सकता था। इस बिल के बाद में ये सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अपने माल को आउटसाइड मंडी के अलावा, जो एपीएमसी है उसके अलावा भी अपने माल को बेच सकता है। इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगी, ज़्यादा मार्केट मिलेगा और एक अच्छी रेट मिलने कहीं ना कहीं उनको चांस मिलेंगे। इसके अलावा जो सेकंड जो बात इस बिल में जो बताई हुई है वो ये है कि जो कृषक उपज है, जो फार्मर की उपज है, वो अपनी उपज को इंट्रा स्टेट, चाहे तो अपने स्टेट में और चाहे तो इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट में अपने माल को बेच सकता है। सेकंड जो बात इसमें बताई गई है। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू भी वो अपने माल को एक जगह से डायरेक्ट ऑनलाइन मोड में अपने माल को ट्रेडिंग कर सकता है, बेच सकता है। सबसे अच्छी बात यह है इस बिल में कि अब फार्मर्स भी बंधे हुए नहीं हैं। आजकल के जो नया ट्रेंड जो चल रहा है उसके द्वारा फार्मर्स को जोड़ने की कोशिश की गई है। इस बिल के थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है, यदि वो इंटर स्टेट ट्रेडिंग करता है, फार्मर यदि अपनी उपज को इंटर स्टेट या दूसरे स्टेट में, खुद के स्टेट में कहीं भी माल को बेचता है, तो उसका जो उपज है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये इस बात का स्पष्ट वर्णन इस बिल में है, लिखा हुआ है बाकायदा। इस बिल में यह भी लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए फार्मर अपनी उपज को बाहर बेचता है या इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा, मंडी के बाहर बेचेगा, तो किसी न किसी तरह से यदि डिस्प्यूट हो जाता है फार्मर्स के बीच और जो ट्रेडिंग करने वाला जो बायर है उसके बीच या मीडिएटर के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म बनाया है वो ये है, सबसे पहले एसडीएम के पास वो बात जाएगी। एसडीएम चाहे तो एक कमेटी बनाएगा। सेकंड, एसडीएम उसको खुद देखेगा। यदि एसडीएम से भी वो संतुष्ट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर उस एरिया के कलेक्टर के पास जा सकता है अपनी बात को लेके। फाइनल बट जो भी डिस्प्यूट है उसका फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो डिसीजन है वो किसका होगा, कलेक्टर का होगा। ये इसमें बताया हुआ है। इस अधिनियम की क्या क्या अच्छाइयाँ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अधिनियम की अच्छाई ये है कि बिजनेस टू बिजनेस पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इससे बिजनेस टू बिजनेस मतलब जो मीडिएटर है, जो बीच के जो लोग हैं, जो किसान की असली कमाई को खा जाते हैं, किसान को असली जो पैसा है उसका जो मेहनत का है वो नहीं मिल पाता है, तो डायरेक्ट बिजनेस करने वाला है। मान लीजिए किसी किसान के यहाँ आम की खेती होती है, तो वो खुद अपना आम ऑनलाइन किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है जो उस आम के द्वारा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता हो, तो डायरेक्ट B2B की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी इससे। दूसरा, इंटर स्टेट बंधा हुआ नहीं है कि वो खुद के स्टेट में ही माल बेचेगा। अच्छी बात यह है कि कहीं का माल कहाँ काम में आ रहा है, जिसकी ज़्यादा जहाँ डिमांड है वो वहाँ उसको बेच सकता है। डिमांड जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर किसी वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की उस वस्तु की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस भी मिलेगी और इसका फ़ायदा किसको होगा, किसान को होगा। ये एक अच्छी बात है। इसमें बेटर कंपटीशन होगा। जहाँ भी कंपटीशन आती है वहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ायदा किसको होता है, जो भी इसमें ट्रेडिंग करेगा उसको फ़ायदा ऑब्वियसली होगा। तो इसमें कंपटीशन से फ़ायदा हुआ किसान को। इनोवेशन है, नई चीज़ है, नवाचार है, अच्छी बात है। इससे किसान को आने वाली जो पीढ़ी है, किसान की जो आने वाली पीढ़ी है, उसको एक एग्रीकल्चर को जो दूरियां जो बढ़ रही है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो जाना नहीं चाहते हैं लोग, इनोवेशन अगर होगा, ऐसी चीज़ें होगी, तो उनके जो किसान के जो बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर में आना पसंद करेंगे। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है उसमें अपना प्रॉफिट वो देखना चाहेंगे। यदि ऐसे इनोवेटिव चीज़ें होगी तो ये अच्छी चीज़ है।
यदि सभी चीज़ों में ये हो रहा है, वाई नॉट एग्रीकल्चर ओनली? सही बात है ये कि जब सब चीज़ में, सब हर एक चीज़ में इंटरेस्टेड हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, कंपटीशन है, तो फिर केवल और केवल एग्रीकल्चर में ही ऐसा क्यों है कि फार्मर केवल और केवल अपना माल एक फिक्स एरिया जो मंडी एपीएमसी है वहीं जाकर अपना माल बेचेगा? क्यों किसान अपना माल दूसरी जगह किसी अच्छी जगह पे नहीं बेच सकता है, जहां उसको अच्छी डिमांड मिले, अच्छी उसको कीमत मिले, वहां क्यों नहीं बेच सकता? इसलिए एग्रीकल्चर में ही क्यों नहीं है? ये मुख्य रूप से मुझे जो लगा, मुझे जो अच्छाई लगी इस अधिनियम की, वो मैंने बताई है। इसमें ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है। इसमें किसी भी जो अधिनियम को पढ़ने से मुझे लगा वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। यहाँ किसी भी तरह से सरकार की तारीफ नहीं हो रही है या किसी भी तरह के विपक्ष की बुराई नहीं करने की कोशिश कर रही। हम अच्छाई भी देखेंगे तो इस अधिनियम की बुराई भी देखेंगे। ये लॉजिक सेकंड आ गया है, इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य रूप से कमियां रही जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इस अधिनियम में ये होना चाहिए था। सबसे पहले बात यह है, टैक्स गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल फ्री कर दिया। यदि फार्मर एपीएमसी के बाहर माल बेचता है तो टैक्स फ्री कर दिया है, कोई भी किसी भी तरह का टैक्स किसान को नहीं देना पड़ेगा। एपीएमसी में आपको पता है बहुत सारे टैक्स, उसके डेवलपमेंट के, आड़तिया के, बहुत सारे टैक्सेस किसान को देना पड़ता है। तो एक लेवल कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, इसलिए कहीं ना कहीं डर है कि एपीएमसी में क्योंकि टैक्स होने की वजह से और बाहर टैक्स नहीं होने की वजह से, एक लेवल कंपटीशन नहीं होने की वजह से एपीएमसी का खत्म होने का डर है, जो बार बार इस जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा, अभी हमने देखा था एसडीएम और एसडीएम के बाद में कलेक्टर का, इसमें बताया गया कि कलेक्टर का जो डिसीजन होगा वो ही फाइनल माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जब हो जाता है तो एसडीएम और एसडीएम कलेक्टर तक राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रभाव होता है। उनके निर्णय में कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं, इसको मानते भी हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इसलिए कोर्ट को नहीं किया कि कहाँ किसान जाएगा, बट कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो पैसे वाले जो आएंगे इस फील्ड में उतरेंगे जो व्यापार करने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसान को इस मामले में कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका नुकसान किसान को हो सकता है कि कोर्ट का सपोर्ट किसान को नहीं है, फाइनल जो भी कलेक्टर का डिसीजन वो मानना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं कमी इस एक्ट में जो लगी ही वो है। इसके अलावा इस एक्ट में एक कमी ये भी लगी कि कोई भी किसी भी तरह का इसमें रेगुलेशन है ही नहीं ट्रेडर्स के लिए। जो ट्रेडिंग करने वाले जो बाहरी लोग आएंगे उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। यदि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड है तो वो किसान के साथ बिजनेस कर सकता है। अब पैन कार्ड तो सबको पता है, एक ही आदमी के 3-3 पैन कार्ड कभी कभी मिल जाते हैं, देखते हैं न्यूज में। यदि ऐसा फ्रॉड किसान के साथ हो गया, वो कहाँ जाएगा, किसको बताएगा? कोई बड़ा माल है, कोई बड़ा ट्रेडिंग हो गई, कोई बड़ा बिजनेस हो गया, उस स्थिति में प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए था, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था उसका, तब जाके लगता कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। एक डर है कि ऐसे कहीं बिजनेसमैन ना आ जाए जिससे फिर से एक नया ओलिगोपोली एकाधिकार ना लगे कि उसका एक तो व्यक्ति पूरे एग्रीकल्चर बिजनेस को चला रहे हैं, वो ही खरीद रहे हैं और वो अपने हिसाब से उस बिजनेस के डिमांड प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डर है। तो मुख्य रूप से ये इस अधिनियम की कमियां हैं। हमने अच्छाई की बातें भी की और हमने इसमें जो कमियां हैं उसकी भी बातें की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष की तारीफ करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ
इस एक्ट में जो जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जो हमें लगता है कि उपयुक्त क्या क्या इसमें समाधान होने चाहिए थे। सबसे पहले लेवल प्लेइंग एक कंपटीशन होनी चाहिए थी किसके भी, जो प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे और एपीएमसी होंगे। हमने अभी बात की टैक्स के रिलेटेड, टैक्स है और टैक्स नहीं है, तो इसके रिलेटेड उनकी लेवल प्लेइंग होनी चाहिए थी। उसके अलावा जुडिकल हो, चाहे हो सकता है कि डायरेक्ट कोर्ट का ना करे, ट्रिब्यूनल कर दो, उसमें कोर्ट के भी कुछ आदमी हो सकते हैं, एग्री एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और एक फिक्स सीमा हो, समय सीमा हो, टाइम का फिक्स हो कि हर 28 दिन में या इतने दिन में जो भी डिस्प्यूट है उसका समाधान होना चाहिए। ये प्रॉपर ये 2-3 बातें और इसमें होनी चाहिए थी। इसके बाद हम सेकंड जो बिल है उसके बारे में समझ लेते हैं। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसमें भी हम वही प्रोसेस है हमारा, उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सामान्य अर्थ है इस एक्ट का, वो जैसा कि इसमें बताया गया है, कृषि का जो फार्मर है उसका सशक्तिकरण करना, उसका संरक्षण करना, शक्ति प्रदान करना, उसको संरक्षण देना। किस चीज़ में? एक क्या करेंगे, हम कांटेक्ट कर लेंगे, जिस आप किसान से कांटेक्ट कर लेंगे, किस चीज़ को लेके करेंगे कांटेक्ट तो कर लेंगे। एक तो ये करेंगे कि आपको कीमत का हम आश्वासन देते हैं, आपका जो माल है उसका हम कीमत का आश्वासन देते हैं। दूसरी बात जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी वो ये रहेगी कि कृषि की जो सेवाएं हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, उन दोनों को लेके हम आपसे क्या करेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो किसान है जिसके मन में डर रहता है कि मेरे जो माल है उसकी कितनी कीमत मिलेगी, सर्विसेज का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, इन दोनों को लेके उसको संरक्षण देना और सशक्तिकरण करना, ये 2 बातें मुख्य रूप से इस एक्ट में बताई गई है। एक्ट का मुख्य जो प्रावधान है वो भी हम समझ लेते हैं, क्या क्या एक्ट में मुख्य रूप से बातें हुई हैं। किसान और जो स्पॉन्सर होगा, जो प्रायोजक होगा, करार किसके बीच में होगा, किसान के बीच होगा और स्पॉन्सर के बीच होगा। किस चीज़ को लेके होगा, मैंने बताया कृषि उपज को लेके और कृषि सेवा को लेके कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात, समय सीमा क्या रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की, फसल की एक सीजन रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। करार का जो प्रारूप रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेट रहेगा, वो इसमें कुछ समझ में आया नहीं। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ में फॉर्मेट होगा, कुछ में नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट के इसके रिलेटेड गवर्नमेंट टाइम पर गाइडलाइंस देती रहेगी, दिशा निर्देश देती रहेगी, ये इसमें बताया हुआ है। कीमत निर्धारण का जो तरीका रहेगा वो 3 तरह से इसमें बताया हुआ है कि या तो आप फिक्स कर लीजिए या फिर दूसरा उसके साथ साथ में कुछ अनिश्चित जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ऐड करके आप एक कीमत निर्धारण का तरीका अपना सकते हैं। या थर्ड है कि आप एपीएमसी के अकॉर्डिंग की जो मंडी की रेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग भी कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस प्रावधान में, इस बिल में बातें हुई है। उसके अलावा जो पैसों का जो भुगतान रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्पॉन्सर और जो फार्मर है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें पेमेंट किस तरह से होगा, उसमें लिखा हुआ है कि माल देने के तुरंत उसी दिन पेमेंट करना पड़ेगा। अधिकतम 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी बैंक का हॉलीडे आ जाता है, बैंक अवकाश रहता है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अधिकतम उसमें भी आपको 3 दिन का समय
अधिकतम 3 दिन का समय दिया जाएगा पेमेंट का। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, अगली जो बात है उसमें ये है कि कई बार ये सुनने में आ रहा है किसान आंदोलन के थ्रू भी, और जब ये एग्रीकल्चर बिल पास हुआ था तब भी, कि इससे किसानों की जो ज़मीन है, बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की ज़मीन खरीद लेंगे, किसानों की ज़मीन को हड़प लेंगे, उसमें अधिग्रहण हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट में सबसे निवेदन है कि अगली बार ये एग्रीकल्चर बिल को ध्यान से पढ़े। इसमें लिखा हुआ है कि कृषि अधिग्रहण की किसी भी तरह की बात इस करार में नहीं होगी, और यदि कुछ भी इस तरह की करार में बात पाई जाती है तो वो करार अमान्य, वो माना ही नहीं जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कृषि अधिग्रहण या इसके संबंधित किसी भी तरह की बात यदि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अमान्य माना जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है इस अधिनियम में। मेरा निवेदन है कि जो लोग ये अभी भी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, एक बार ये एग्रीकल्चर जो बिल है इसका जो हार्ड कॉपी है वो ले लें और उसको एक बार पढ़ें। उसके अलावा उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन, पक्का निर्माण, फार्मर की जो लैंड है, भूमि है, उस पर नहीं होगा। यदि करता भी है, किसी कारणवश किसी ऐसा काम है उसको करना पड़ा, तो स्पॉन्सर जो है उसको हटवाएगा। हटाने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर की खुद की होगी, और यदि वो नहीं हटाता है तो वो जो निर्माण है, पक्का जो निर्माण है, वो किसका माना जाएगा? फार्मर का माना जाएगा। स्पष्ट उस बिल में लिखा हुआ है। निवेदन है कि उस बिल को पढ़े जाके। उसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई, आकस्मिक घटना हो गई, जिसमें किसान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया, ऐसी हो गई, दिक्कतें होती है, आकस्मिक ऐसी घटनाएं घट गई, तो लिखा हुआ है इसमें, आपको लग रहा होगा कि मैं बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें जिसमें किसानों का ज़्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। जो बातें हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने वही बातें यहाँ लिखी है। इसमें लिखा हुआ कि आकस्मिक घटना होने पर कृषक यदि करार पूरा नहीं कर पाता है तो कृषक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। सुलह का समाधान समझौता समूह बनाया जाएगा, वो ही एसडीएम और कलेक्टर, यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसी तरह से जैसा कि फर्स्ट एक्ट में मैंने बताया था। पेनल्टी, यदि स्पॉन्सर कोई गलती करता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो उस पर 1.5 गुना तक का पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन यदि किसान किसी भी तरह की गलती करता है तो उस पर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। किसान को कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी, ये इस एक्ट में बताया हुआ है साहब। उसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें किसानों को खुद को मालिक बनाकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें किसान खुद अपना माल, एक उसके मेंबर बन के, उसके सदस्य बन के अपना माल खुद बेचेंगे, खुद उसका प्रॉफिट भी कमाएंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की बात भी इसमें हुई है इस एक्ट में। इस अधिनियम की अच्छाइयाँ हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ है इस अधिनियम की। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी तरह की व्यापार सब में होता है। हम सभी में किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनवाते हैं तो पहले हम ऑर्डर देते हैं, उसके बाद में वो माल बनता है। ऐसा बहुत कम होता है कि माल बना दिया और उसको बेचते रहो। ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी इस अधिनियम के बाद में। इसलिए ये मुझे अच्छाई के रूप में लगी। वही अच्छी कंपटीशन मिलेगी, अच्छी कंपटीशन के अलावा जो किसान के जो एग्रीकल्चर जो तरीके हैं, उपज के जो तरीके हैं, क्योंकि इसमें सर्विसेज स्पॉन्सर के थ्रू दी जाएगी, अच्छी अच्छी टेक्निक उसको बताई जाएगी किसान को, अच्छे बीज, अच्छी उसमें क्वालिटी वाले बीज, अच्छी सर्विसेज, अच्छे इक्विपमेंट्स, ये सब दी जाएगी। तो उनके तरीके
बदल जाएंगे। उसके अलावा FPO का निर्माण, जैसे मैंने बताया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा, जिससे भी किसानों को भविष्य में फ़ायदा होगा। अधिनियम की क्या क्या बुराइयां है? इसमें कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो अभी आंदोलन में ये बात भी चल रही कि MSP का इसमें लिखा हुआ नहीं है। किसान इस बात को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा बात रख रहे हैं सरकार के पास कि आप MSP के बारे में इसमें लिख दीजिए। सरकार बोल रही है हम MSP की कहीं बात ही नहीं है, हम MSP कभी ख़त्म नहीं करेंगे, MSP हमेशा रहेगा। पर ये बुराई है, यदि आप सरकार ये बोल रही है तो इसमें लिख देना चाहिए था कि MSP से कम या इस MSP की इस जो MSP रेट है उस पर हम माल को इस तरह से रेट का निर्धारण होगा। ये कहीं ना कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। वही डिस्प्यूट पे कोर्ट का कहीं भी, जो मैंने पहले वाले जो एक्ट है उसमें बताया था, कोर्ट को इसमें नहीं लिया गया है। थर्ड जो इसमें कमी लगी वो है वही ट्रेडर्स की, ओनली पैन कार्ड, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट की मुझे जो कमी लगी वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी फॉर्मेट इसमें नहीं है। अब किसान इतना समझदार है नहीं कि वो जो फॉर्मेट है, जो पता नहीं स्पॉन्सर कौन से लैंग्वेज में उस फॉर्मेट को लिखवा के अच्छे अच्छे वकीलों के पास पैसे दे के अच्छा अच्छा फॉर्मेट बनवा के ले आएंगे, जिसमें किसान समझ भी नहीं पाएंगे। उनके मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसमें कहीं ना कहीं फंसने वाला काम हो सकता है। गवर्नमेंट को इसमें ये मुझे कमी लगी है। समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि MSP के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता है, बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए MSP के बारे में। वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे इसे डिस्प्यूट पे एग्री एक्सपर्ट हो, समय सीमा हो, टाइम लिमिट हो कि इतने टाइम पे जो भी डिस्प्यूट होगा उसका समाधान होना, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का कि इस फॉर्मेट, इस तरह की यदि कोई एक्टिविटी है, इस तरह का स्पॉन्सर बिजनेस करेगा तो उसका ये फॉर्मेट रहेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसमें भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चेंजेस होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, तब जाके ये कुछ ठीक लगेगा। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्पॉन्सर का। सिर्फ पैन कार्ड का नहीं होना चाहिए, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कोई फर्जी पैन कार्ड लेके स्पॉन्सर बन के आ गया, फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कहाँ किसान उसको पकड़ेगा। उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अंतिम और आखिरी जो बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 है। वही प्रोसेस से सामान्य अर्थ देखेंगे इसके भी। इस बिल में क्या बताया हुआ है कि जो हमारा जो 1955 में जो एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था एक, उसमें थोड़ा सा समायोजन किया गया है। उसमें अमेंडमेंट लाया गया है उसी बिल का। पहले क्या था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो खाद्य वस्तुएं हैं, उनका भंडारण नहीं किया जा सकता क्योंकि अब बिजनेसेस होगा, स्पॉन्सर आएंगे, इकट्ठा करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों का, उनको भंडारण करना पड़ेगा। तो अब इस बिल में ये लिखा हुआ है कि हम खाद्य वस्तु का भंडारण किया जा सकता है, सिर्फ कुछ परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। बाकी जो एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है उनका भी भंडारण किया जा सकता है। वो विशेष जो परिस्थिति है वो क्या क्या है, जैसे कि युद्ध है, अकाल है, प्राकृतिक आपदा है, या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि कीमत अचानक बढ़ जाए। पिछले साल से मान लीजिए फल सब्जी दूध है उसकी 100% कीमत बढ़ जाए, अनाज की 50% कीमत बढ़ जाए पिछले साल से। अचानक कीमत बढ़ जाने पर भी भंडारण नहीं किया जा सकता है। या युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा जैसी विशेष परिस्थिति में अगर होती है तो भी भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसका भी अपवाद इस बिल में है। इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है तो वो अपनी जो कैपेसिटी है, कोई कंपनी ऐसा ही काम करती है, फूड प्रोसेसिंग का ही काम करेगी, तो वो अपनी कैपेसिटी तक ये परिस्थितियाँ होते हुए भी विशेष परिस्थिति में भंडारण कर सकती है। पर कर कितना सकती है? सिर्फ अपनी कैपेसिटी जो उसकी है, उस कंपनी की, उतना वो भंडारण कर सकती है।
यदि कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उसकी ऐसी डिमांड है, उसको भंडारण करना पड़ेगा, तो वो भंडारण कर सकती है। ये इस एक्ट में मुख्य रूप से बताया हुआ है। इस अधिनियम की क्या क्या अच्छाई है? अच्छाई ये है कि एक तो खाद्य संकट से बचा जा सकेगा, कंपटीशन बढ़ेगी तो किसान को फायदा होगा, वैश्वीकरण होगा, कमोडिटीज़ का जो एसेंशियल कमोडिटी है उनका भंडारण होगा, ऐसे बिजनेसेस बढ़ेंगे जिनका ना सिर्फ एक एरिया में, ना सिर्फ एक स्टेट में, ना सिर्फ एक देश में, बाकी अन्य देशों में भी उसका सप्लाई होगी और वैश्वीकरण होगा, फायदा किसान को होगा। इसमें कहीं ना कहीं डर यह है कि कृत्रिम मांग, मतलब मांग डिमांड होगी नहीं, दिखाने के लिए डिमांड होगी और उस चीज़ को लेके कुछ लोग जो एसेंशियल, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भंडारण करेंगे, सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो प्राइस से कहीं ना कहीं इसमें कृत्रिम डिमांड के थ्रू खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसा डर है। कीमतों का एकीकरण हो जाएगा, इसका डर है जो मैं बता रहा था। कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, भंडारण करके, सप्लाई बंद करके कुछ व्यक्ति विशेष एसेंशियल आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेंगे, स्टोरेज करेंगे और ऐसा डर है कि कीमतों का वो एकीकरण कर सकते हैं। इसके लिए डिमांड के लिए प्रॉपर नियम बनाया जाए, कीमतों का एकीकरण नहीं हो, इसके लिए सरकार कुछ नियम बनाए कि ऐसी कुछ चीज़ें लेके आए जिससे ऐसा जो डर है कि कुछ व्यक्ति कीमत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आवश्यक वस्तुओं को लेके उसका भंडारण करेंगे, ज़बरदस्ती डिमांड करेंगे, उस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ सरकार को प्रॉपर नियम बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में जो एग्रीकल्चर बिल है उसको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।